वास्तु ग्लोबल की शुरुआत कहाँ से हुई और पहला थॉट क्या था आपका? जब 77 में मैंने इसको वास्तु करना शुरू किया तो मुझे बार बार ये चीज़ कचोटती थी कि मैं एक किसी झंडे के नीचे काम करूं और उस झंडे को बुलंदियों पे लेके जाऊं। ये जो मैजिक वास्तु ग्लोबल ने किया और कैसे हो रहा है? अगर आपका वास्तु अच्छा है ना, सक्सेस रेट बढ़ाता ही बढ़ाता है। जो क्लाइंट्स के साथ हमने सक्सेस रेट देखा उसने हिला दिया हमें। हम जिस घर में शिफ्ट हुए वहाँ पे उसको उसी जगह पे बैठना पड़ गया, वो टॉप कर गए। उस रूम के 3 बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट निकले। नया घर लेते, खराब घर लेते, फिर उसमें रहते, फिर दूसरा खराब घर लेते, उसमें रहते, और इस तरीके से ये सफ़र हमारा चलता रहा। तो मेरी वजह से जो मेरे परिवार को कष्ट हुए या उन्होंने तकलीफें भोगी तो शायद मैं भी उसके लिए दोषी रहूंगा। मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए पूरे परिवार को झोंक रहा हूँ इसमें? हम अपने शरीर के ऊपर अगर हमारे घाव लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, हम बेयर कर लेते हैं, पर जब हमारे परिवार को कुछ होता है सर तो इतने अंदर तक वो घाव उतर जाता है और भरता नहीं जीवन भर। कभी मन में आया कि अब छोड़ दो यार, बस अब नहीं करूंगा, हो गया? नहीं सर। तो मैम, ये कॉन्सेप्ट वाकई क्या एग्जिस्ट करता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं? हम तो इसीलिए भगवान को नहीं मानते, क्योंकि इट्स नॉट भगवान, इट्स एनर्जी। और एनर्जी आती है। सर रूह कांप गई, मैं मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, इतनी घबराहट हो रही थी उनके यहाँ कि मैडम आपके ऊपर रात को कोई आता है। एनर्जी आने की जगह है, उसको भी आपको मेंटेन। अगर आपने गलत जगह पे करा तो आप राम राम नहीं बुला रहे, कोई आसपास मरा हुआ राम पक्का आ जाएगा, केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट इज द ओनली प्लेस जहाँ पे आप अपने आइडल्स को प्लेस करिए। आपके मन में कभी आया कहाँ किस आदमी के साथ फंस गई, इसने तो फिर फंसा दिया वास्तु के नाम पे? स्टार्टिंग में तो हम काफी फ्रस्ट्रेट होते थे। मैं कहती हूँ मैं न धन चाहूँ न रतन चाहूँ, मैं केवल वास्तु चाहूँ। मैम, आपने कोई ऐसा केस अपनी निगाहों से होते हुए देखा है जहाँ किसी किस्मत में कुछ नहीं था और सर गए और सर ने भर दी उसकी झोली? के लिए तो वो चेक कराने गए, उनके गले में कैंसर के सिम्टम दिखे। वो इंस्टेंटली उन्होंने अपना ट्रीट कराया एंड ही केम टू अस, ही सेड सर आपने मुझे बचा लिया। सर, आगे की दिशा वास्तु ग्लोबल की कैसे देखते हैं? एजेंडा क्या है अपना? सर एजेंडा तो मेरा एक ये है कि मैं कम से कम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना जाऊं कि ये विद्या जो इसका सही ज्ञान है, जो सही नॉलेज है, वो लोगों तक पहुंचती रहे। कई बार आपकी राह में सपोर्ट करने वाले कम होते हैं और राह अटकाने वाले बहुत होते हैं। सर बड़ी मुश्किलों का सामना किया हमने, और दूर तो मत जाइए, हाँ, अपने घर में ही मुझे लोग पसंद नहीं करते थे। हर आदमी आपके नियर डियर जितने हैं आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका वास्तु खराब है तो आपको फंसा लेगा, आपको निकलने नहीं देगा। तो सर फाइनेंशियल डेंट जो पड़े उसको तो ओवरकम आप कर रहे हैं, लेकिन जो रिश्तों पे डेंट पड़े क्या वो ओवरकम हो पाए? अब तो ना हमें धन चाहिए, ना हमें प्रॉपर्टी चाहिए, ना हमें रिश्ते चाहिए। अगर ये हवस ना होती लोगों में तो ये जो ग्रोथ हो रही है दुनिया की या देश की या समाज की, ये ना होती। आजकल के लोगों का नेचर या वास्तु की परंपरागत विधाएं या फिर ये मॉडर्न आर्किटेक्चर क्या निगाह में रहता है आपका रिसर्च करते वक्त? सूर्य सिद्धांत जो ओरिजिनल लिखा गया था वो चोरी कर लिया गया था। तो वरा मिहिर जी के जितनी प्रेडिक्शंस और जितनी उन्होंने वास्तु के ऊपर रिसर्च करके लिखी है, अमेजिंग। तो वो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर ये हादसे हो सकते हैं या ये टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं। सर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 वास्तु एक्सपर्ट आपस में टकरा जाएं। मुझे ये सब रटी हुई चीजें या लिखी हुई चीजें मुझे इतनी समझ नहीं आएंगी। पैसे की कोई ऐसी टिप दीजिए कि मेरे व्यूवर्स माला माल हो जाए। नॉर्थ ईस्ट अपने घर का निकाल के वहाँ एक छोटी तिजोरी लीजिए, तिजोरी में आपने हल्दी की गांठ रखनी है, पक्का आपका पैसा मल्टीप्लाई हो गई हो। आज जो फंडे मैं बता रहा हूँ, जो सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, अल्टीमेटली यूज करने पड़ेंगे, बाय हुक और बाय क्रूक। दो दिल मिले, 2 फूल खिले, फिर दोनों ने श्रृंगार किया। 2 अलग अलग से पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। और जब 2 अलग पथिक एक ही राह पकड़ लेते हैं तो यकीन मानिए कमाल हो जाता है। वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट आपका स्वागत करता है। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। तो 2 अलग अलग से पथिक यानी मेरे आज की 2 खास मेहमान परिचय मैं कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज के इस पॉडकास्ट को आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि वास्तु ग्लोबल जो इतने महीने से आपके साथ है और हर पग आपको गाइड कर रहा है, उस गाइडेंस के पीछे कौन वो लोग हैं जो ये चमत्कार आपके जीवन में ला रहे हैं, ये आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट। मैं हूं घनश्याम और आज मेरे साथ हैं वास्तु ग्लोबल के फाउंडर डॉक्टर महेश गुप्ता और साथ ही साथ जो दूसरी पथिक है इस राह में उनके साथ चल रही वो है डॉक्टर
रश्मि गुप्ता। डॉक्टर रश्मि गुप्ता 30 बरस से ज्यादा का एक्सपीरियंस वास्तु में रखती हैं, रिसर्च कमाल की है और जो बात कहती हैं डंके की चोट पे कहती हैं। तो डॉक्टर महेश ने कमाल किया हुआ था और इस कमाल में डॉक्टर रश्मि गुप्ता भी जुड़ रही हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू जी। मैम ग्रैंड वेलकम आपका। आज पहली बार हमारे शो में आप आई हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज हम कीर्तिमान के नए झंडे गाड़ेंगे। तो डॉक्टर महेश, आपसे तो मेरी बातें काफी पुरानी हो गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आज चर्चा की शुरुआत में मैम के साथ करूं। जरूर। ठीक है। तो मैम आपका फिर से एक बार स्वागत। वास्तु ग्लोबल को जब मैं सुनता हूं, समझता हूं, देखता हूं, तो मेरे मन में ख्याल आता है भाई वास्तु ग्लोबल क्या है, और ये जो मैजिक वास्तु ग्लोबल ने किया हुआ है, डॉक्टर महेश ने किया हुआ है, ये कैसे हो रहा है? हमने बड़ी मेहनत करी है। जब से मेरी शादी हुई मैं सर के साथ जुड़ गई और हमने तब से, मैंने सर तो इससे पहले से करते आ रहे थे, पर मैंने जो लोगों के यहाँ चमत्कार होता हुआ देखा और उससे जुड़ते हुए हमें बहुत क्लाइंट्स मिले। हमारे क्लाइंट्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है, हजारों में क्लाइंट्स रहे हैं, हजारों के, अब तो उससे भी बहुत ज्यादा है। और अब 30 सालों तक उनकी हमने बहुत ग्रोथ देखी है और उन्होंने भी हमारे वास्तु ग्लोबल को बहुत प्रमोट किया है, बहुत उन्होंने आगे बढ़ाया है। वास्तु ऐसी साइंस है जो आप कोई भी प्रोफेशन में है, हाँ। लेकिन अगर आपका वास्तु अच्छा है ना, वो आपको सक्सेस रेट बढ़ाता ही बढ़ाता है। अच्छा। आप कोई भी काम करने से पहले अगर आपका वास्तु अच्छा नहीं है, आप हताश हो जाएंगे, आपके काम खराब होने लगेंगे। क्या फायदा, इतना मेहनत करके इतना पैसा आदमी लगाता है, अगर आपका वास्तु दुरुस्त नहीं है तो वो काम कोई फायदा नहीं देता। तो वास्तु अच्छा होना बहुत जरूरी है, ये मैंने सीखा। मैं भी एजुकेटेड थी, मेरे को ज्यादा शादी से पहले इन सब चीजों का तो बिल्कुल ही नहीं पता था। शादी के बाद ही सीखा? एग्जैक्टली। ओके। मैंने सर के साथ जब भी विजिट पे जाते थे, मैं साथ जरूर रही हूँ। सर का सपोर्ट मेरे को बहुत रहा है। अब ये कहिए कि इन्होंने एक महिला को बहुत प्रमोट किया है, हमेशा मेरे को हर एक चीज में आगे बढ़ाया। तुम ये भी सीखो, तुम खुद काम करो, तुम खुद भी वास्तु को प्रैक्टिस करो। तो मैं इसके लिए बड़ी शुक्रिया अदा फील करती हूँ और मैं इन्हें सर ही बुलाती हूँ, इसलिए कि इन्होंने मुझे ये जो ज्ञान दिया है ना वास्तु का, ये बेशकीमती है। तो आपने उस कहावत को तोड़ दिया जो होती है कि भाई एक सफल आदमी के पीछे एक सफल औरत होती है, यहाँ एक सफल औरत के पीछे एक सफल आदमी है। एग्जैक्टली, मैं तो ये जरूर कहूंगी। ठीक है, लेकिन मैम वास्तु को जब आपने समझना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो आपको लग रहा था ऐसा कि कुछ ऐसा होगा, या कुछ ऐसा हुआ अचानक से जिसने आपके इंटरेस्ट को और बढ़ा दिया कि भाई सीखना है मुझको अब? हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि काफी हाईली एजुकेटेड थी मैं, अपना प्रोफेशनली भी प्रैक्टिस करती थी। आई एम ऑल्सो डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर हूँ मैं, टॉपर थी उसमें भी और अपना बहुत अच्छा प्रैक्टिस करती थी। पर और इसलिए बहुत जल्दी ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि यही डायरेक्शन होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। पर जब मैंने सर जैसे लोग, हम ऑब्वियसली हमारे पे भी फर्क पड़ रहा था, पर जो क्लाइंट्स के साथ हमने सक्सेस रेट देखा उसने हिला दिया हमें। अच्छा। क्योंकि जो हमें क्लाइंट पहले हम उनका वास्तु करके आते थे, 2-3 साल के बाद वो हमें नहीं मिलते थे, फिर वो कहते थे सर हमने 3 प्रॉपर्टी और खरीदी है, आप उनका भी आके कीजिए, हमारा ये सक्सेस रेट है, आप उनका भी आके कीजिए। तो उसने हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव राह पे डालना शुरू कर दिया कि ये तो कुछ है। हमारी अपनी फैमिली ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स देखे हैं, बहुत जबरदस्त। मतलब मेरी बेटी है, ऑब्वियसली बच्चे आज की डेट में एजुकेटेड बच्चे हैं और वो साइंस स्टूडेंट है, तो वो तो बिल्कुल ही अग्रेसिव रहती थी कि मैं तो यहाँ नहीं बैठूंगी जहाँ पापा ने बताया। लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ कि हम जिस घर में शिफ्ट हुए वहां पे उसको उसी जगह पे बैठना पड़ गया और वो टॉप कर गई। अब जब वो टॉप कर गई, कहती मम्मी ये क्या हुआ? I mean, obviously she must have studied hard and everything, but ये जब हुआ उसके साथ, फिर वो हमारे को उसको जो जिस कॉलेज में एडमिशन मिला उसका हॉस्टल के लिए वो हमें सेटिंग कराने के लिए गई, क्योंकि उसका विश्वास बढ़ गया। वो हमें लेकर गई, उसके हमने रूम सेट कराया, बिकॉज इट वॉज अ गर्ल्स हॉस्टल। तो सर नहीं गए, मेरे को, हम वीडियो चैटिंग करते रहे और हमने वहां जाके उसकी सेटिंग करी। 2 साल बाद, वो स्टडी 2 साल की होती है, वो 2 साल बाद मुझे फिर वहां लेकर गई। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकर गई, कहती मम्मी आओ। मैं उसके साथ वहां गई तो पूरा हॉस्टल वो इतना अप्रिशिएट कर रहा था कि अरे इसकी मम्मी आई है। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ बेटा?
कहती हूँ अभी आप देखते जाओ। उस रूम के 3 बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट निकले, अरे वाह। शी हरसेल्फ। जब वो स्टेज के ऊपर अमित शाह जी ने बच्चों को गोल्ड मेडल दिया और इतना अप्रिशिएट किया, तो उन बच्चों ने वाकई में ये बोला कि मैडम ये वास्तु है। सो उस रूम की तो वैल्यू भी बढ़ गई। वो रूम मिलता नहीं होगा। सो ये जो हमने ऑब्वियसली आपका हार्डवर्क तो है ही, लेकिन उसका कई मल्टीपल सक्सेस रेट जब बढ़ जाता है Exactly. और गोल्ड मेडल से उसे जो आज अचीवमेंट मिली है तो वो तो बेशकीमती है। सही बात है। इवन बड़ी बेटी को भी उसने भी काफी कुछ वास्तु के थ्रू ही पाया। तो हमने इससे अचीव किया है और हमने क्लाइंट्स के साथ बहुत कुछ चीजें, तो आई एम टोटली इनटू वास्तु। तो सर ने वास्तु ठीक करके आपको अचीव किया है। ठीक है। लेकिन सर वास्तु ग्लोबल की जब मैं बात करता हूँ, सर ये वास्तु ग्लोबल की शुरुआत कहाँ से हुई और पहला थॉट क्या था आपका? करते रहते आप वास्तु, लोगों को ठीक करते रहते, वास्तु ग्लोबल जैसी इतनी बड़ी फॉर्म को बनाने के पीछे क्या मोटिव रहा सर आपका? सर मैं बचपन से ही ऐसा था, हर चीज़ के बारे में बड़ा सोचता था। जब 77 में मैंने इसको वास्तु करना शुरू किया तो मुझे बार बार ये चीज़ कचोटती थी कि मैं एक किसी झंडे के नीचे काम करूं और उस झंडे को बुलंदियों पे लेके जाऊं। अल्टीमेटली मैंने 1980 के अंदर इस फर्म को, इसका नाम वास्तु ग्लोबल रखा। ओके। और मुझे तमीज़ नहीं थी कि इसको कैसे इस नाम को रजिस्टर्ड कराना होता है, क्या करना होता है, मुझे किसी चीज़ की लीगलिटी के बारे में मालूम नहीं। बस वास्तु ग्लोबल रख के मैं अपने कार्ड छपवाए, लेटर हेड छपवाए और अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक बात है। अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा। फिर मैं सन 80 के अंदर इसमें रिसर्च में आ गया। कुछ ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए। क्या होता है जब हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो कुछ चीज़ें आपके साथ अपने आप होने लगती हैं और कुछ के लिए आप प्रयास करते हैं। सेम मेरे साथ भी होने लगा। तो कई बार मैं अच्छे वास्तु में अपने आप चला जाता था, कोई बार अच्छे आप वास्तु हम खुद कर लेते थे या ख़राब में चले जाते थे। तो ऐसी जब अप डाउन्स होने लगे तो बड़ी सारी चीज़ें सामने आई। तो इस तरीके से ज़िंदगी चलती रही और 94 में शादी हुई। जब 94 में मैडम जुड़ी मेरे साथ तो मैं ऑलरेडी रिसर्च में था, मतलब ख़राब घर लेके उनमें रहना और उनके वास्तु को चेक करना और उसके ऊपर अपने इम्पैक्ट को, उनके इम्पैक्ट को अपने ऊपर देख के उनको नोट करना। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों का, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा मेरा यहाँ तक पहुँचने में। इस सफ़र में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा और कहीं ना कहीं मैंने अपने परिवार को यूज़ किया अपने इस मोटो के लिए, अपने इस लक्ष्य के लिए। अच्छा। और बड़े दुख, तकलीफ़ें, बड़े रोग सब हम लोगों को झेलने पड़े। फाइनेंशियल क्राइसिस, बीमारियां, एक्सीडेंट्स। तो हमारा जो सफ़र चलता रहा इस तरीके से अप डाउन्स। हम फिर एक नया घर लेते, ख़राब घर लेते, फिर उसमें रहते, फिर दूसरा ख़राब घर लेते, उसमें रहते और इस तरीके से ये सफ़र हमारा चलता रहा। इस सफ़र में एक ही बात रही कि इन लोगों ने कभी इस चीज़ को क्लेम नहीं किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये वो दुख, तकलीफ़ें मेरे साथ झेलते रहे और हम आगे बढ़े और 2018 में हमने एक अच्छा हाउस लिया। ओके। तो 2018 में जब हम थक गए और ये सोच के कि यार अब बस बहुत हो गया और अपने आप को हमने इतनी तकलीफ़ें दे दी, मैंने अपने परिवार को इतनी तकलीफ़ें दे दी। तो मेरा मानना ये है कि जब हम किसी चीज़ का कारण बन जाते हैं तो हमें उसके असर को भोगना पड़ता है जन्म जन्मांतर तक। तो मेरी वजह से जो मेरे परिवार को कष्ट हुए या उन्होंने तकलीफ़ें भोगी तो शायद मैं भी उसके लिए दोषी रहूँगा और पता नहीं कितने जन्म मुझे ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा। तो सर मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए पूरे परिवार को झोंक रहा हूँ इसमें? नहीं सर, मेरा स्वार्थ नहीं था। मेरा स्वार्थ ये था कि मैं, सीखने का स्वार्थ तो था ना सर? है जी, कुछ नया सीखने का स्वार्थ तो था ना, एक्सपेरिमेंट तो आप कर रहे थे ना सर। हाँ। और उसके लिए आपने पूरे परिवार को त्रास में रख दिया। आप कह सकते हैं कि हाँ मैं स्वार्थी था कि मैंने सोचा कि मैं कुछ जो सीख रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, मैं किसी मुकाम पे पहुँचूँ
और मैं एक ऐसी चीज़ को लाके खड़ा करूं जिससे लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा हो। तो इसके लिए अगर मेरे को इतना कष्ट खुद को झेलना पड़ रहा है, अपने परिवार को झेलना पड़ रहा है, तो सर वो मैं उसके वहाँ मैंने कंप्रोमाइज़ किया। पर मैं ये समझता हूँ कि हम अपने शरीर के ऊपर अगर हमारे घाव लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, हम बेयर कर लेते हैं। हाँ, पर जब हमारे परिवार को कुछ होता है सर, एग्री, तो इतने अंदर तक वो घाव उतर जाता है और भरता नहीं जीवन भर। तो हाँ, मैं दोषी हूँ और मैं कैसे ये ऋण चुका पाऊँगा मुझे नहीं मालूम। और आज कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे अगर मेरे परिवार में कोई त्रासदी या कोई कमी आती है, उसका जिम्मेवार मैं अपने आप को मानता हूँ। लेकिन कभी सर मन में ये थॉट आया जब लग रहा था चीज़ें विपरीत हो रही हैं और जिस वास्तु को मैं वर्ल्ड वाइड फैलाना चाहता हूँ उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, कभी मन में आया कि अब छोड़ दो यार, बस अब नहीं करूँगा, हो गया? नहीं सर, मैं इतना कुछ गंवा चुका था कि अब पीछे जाना मुश्किल था। आपने रावण की कहानी सुनी होगी। मंदोदरी ने रावण को बोला कि तुम अब जाके माफ़ी मांग लो और वो तुम्हें बख्श देंगे और सीता को वापस कर दो। तो रावण का कहना था मैंने इतना कुछ खो दिया है, मैंने पूरा परिवार खो दिया है, मैंने सब कुछ खो दिया है। आज मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकता कि मैं आज जाके झुक जाऊँ, माफ़ी मांग लूँ। तो मैं समझता हूँ सर, मैं अभी वहीं उसी स्टेज पे खड़ा था कि मैंने अपना परिवार, अपना धन, अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया था। और मैंने जो त्रास, मैंने जो दुख अपने परिवार को, अपने आप को दिए, असहनीय थे सर। मैं कैसे कैसे करके मैंने किया ये मुझे मालूम है। जब हम एक चक्रव्यूह में फंस गए, तो वहाँ से जब निकलने की कोशिश की, तो मैंने एक गांव था हमारे पीछे, वहाँ पे मैंने एक ज़मीन ली और मैं वहाँ रात को सोने जाता था और दिन में अपने घर आ जाता था, अपने बच्चों के पास आ जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि बारिश हो रही होती थी, बरसात हो रही होती थी और मैं जाता था। जब मैं जाता था तो कई बार एक रास्ते में नाला पड़ता था जिसके बराबर से गुजर के जाना पड़ता था। तो बारिश की वजह से मिट्टी विट्टी खिसक गई होती होगी, मुझे पता नहीं चला, पानी भरा हुआ था और मैंने पैर रखा और मैं नाले में गया। तो इस तरीके के हालात भी रहे, पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने उसको बंद नहीं किया वहाँ जाना, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए थे। मुझे चाहिए थे नेगेटिव और पॉजिटिव, मुझे जो भी चाहिए मिलना चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो ज्ञान की भूख तो मेरे को जब से मैंने होश संभाला तब से थी। तो आज की स्थिति ये है कि हम बहुत बेटर हैं। मैडम मुझसे ज़्यादा समझती हैं चीज़ों को, तो इनको मैंने रिसर्च पार्ट दे रखा है। ये रिसर्च पे रहती हैं, पूरे शास्त्रों की रिसर्च करती हैं, साइंटिफिक रिसर्च करती हैं कि जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या इन बातों के बारे में कहीं कुछ बोला है, क्या बोला है, क्यों बोला है, तो उससे इसको समझती है और फिर वो फीडबैक मुझे मिलता है सर। तो मेरी नॉलेज इस तरीके से एनहांस होती है। तो आपके कंप्यूटर का सीपीयू आज हमारे पास है। यस सर, ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, असल में जब सर इतनी सारी बातें बताते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे पॉडकास्ट देखती होंगी, तो कई सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। लोग अलग अलग तरह की बातें भी उसमें करते हैं। उसमें से एक बात है जो कई लोग जानना चाहते थे कि डॉक्टर महेश कहते हैं कि भाई मैंने 1977 से पूजा करनी छोड़ दी, मैं मंदिर के कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं करता हूँ और मेरा पूरा परिवार विश्वास नहीं करता। सर ने जब बोला तो कई लोगों को विश्वास नहीं आया। आप एक महिला हैं और महिलाएं अक्सर आस्तिक मानी जाती हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाली मानी जाती हैं, और आप सर की बैकबोन है, आप रिसर्च करती हैं। तो मैम, ये कॉन्सेप्ट वाकई क्या एग्जिस्ट करता है कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है? सर, भगवान जैसी चीज़ तो हमें भी नहीं समझ आई। सर के साथ मिलने के बाद ये कंसेप्ट समझ आया कि एनर्जीज होती हैं और एनर्जीज काम करती हैं। मैंने अक्सर वीडियो भी, पॉडकास्ट, पता नहीं कैसे अजीब अजीब से पॉडकास्ट देखती हूँ, उसमें लोग बोलते हैं कि मंदिर आप वेस्ट में लगा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। यहाँ मंदिर इज व्हाट, आप मेडिटेशन करते हैं, आप वहां पे एनर्जीज का आवाहन करते हैं। भगवान वहां आइडल्स रखे हुए हैं, आप सुबह सुबह उठ के उनको आवाहन करके उन्हें बुलाते हैं, रात को आप उन्हें सुला देते हैं। जब आप एनर्जीज को बुलाते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है बेसिकली इट्स टिल्टेड, ठीक है। अब जब वो टिल्टेड है तो वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तो दैट इज, इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट टिल्टेड है, ये ध्रुव तारे की तरफ टिल्टेड है।
अब यहाँ से हमारी एनर्जी एक तो इस तरफ से आती है, दूसरा हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एनर्जी नॉर्थ से आती है और साउथ से निकलती है। ओके ओके तो अब इसमें समझ आ गया कि हमें नॉर्थ ईस्ट इज द पॉइंट जहां से हमारे एनर्जी आ रही है। हम क्या करते हैं, सुबह सुबह हम उस तरफ उठ के हम उस वहां पे थैंक्स करते हैं। अब यहाँ पे आप सुपरस्टिशन में फंस जाइए, आप वहां पर आइडल्स को भगवान मान लीजिए और उनकी आप पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। और लोग क्या करते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं रखते, भगवान है जी, हम एक रिलीजन को मानते हैं, हमें फॉलो करना है, वो हम मैनिपुलेट करेंगे, हम कहीं भी रख देंगे, हम तो धार्मिक है। हमने अभी लेटेस्ट अभी सर के साथ विजिट किया है, सर रूह कांप गई, मैं मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, इतनी घबराहट हो रही थी उनके यहाँ। वो मैडम बहुत धर्म में मानते हैं, पूरी फैमिली। वो मैडम को कि धर्म है, धर्म ऐसा होता है कि आपको अपने घर में रिलीजन फॉलो करना ही करना है, जो आपकी सास आपको फॉलो करने के लिए दे गई आपको करना ही करना है। वो मैडम बिल्कुल गलत जगह पे, ये लोग जहाँ पे बताते हैं ना अजीब अजीब, जो उनको किसी ने आके उनके घर में वहां पे उनको बोला कि आप यहाँ पे बैठ के पूजा करेंगी। अच्छा। किसी ने कोई ग्रंथ भी उनको दे गया था। सर ने जाती उनसे सबसे पहले पूछा कि मैडम आपके ऊपर रात को कोई आता है? वो कहती यस। कहती हैं आप बहुत डरती हैं? कहती है यस। कहते हैं फिर वो रो पड़ी, वो इतनी जोर से फूट फूट के रो पड़ी कि सर केवल मुझे नहीं मेरी बेटी को दिखता है, मेरे बेटे को भी दिखता है। अच्छा। और है उनके यहाँ। सर ने कहा मुझे भी महसूस हो रहा है। Okay. अब टोटल इसका रीजन था कि उन्होंने अपने ग्रंथ साहब बिल्कुल गलत जगह पे रखे हुए थे। अब ऐसा नहीं ना आप रिलीजन को फॉलो करें, आप अपनी चीजों को कहीं भी रख दें, एनर्जी आने की प्रॉपर जगह है, उसको मेंटेन करें। आप रिलीजन फॉलो करें, आप अपना धर्म फॉलो करें। भगवान हम तो इसीलिए भगवान को नहीं मानते क्योंकि इट्स नॉट भगवान, इट्स एनर्जी, और एनर्जी आती है, एनर्जी फुल एंड फ्लेज आपके घर में आएगी ही आएगी। जैसे आपने 4 दीवारी अपने घर की क्रिएट करी, इसमें एनर्जी आएगी, वो हम डिनाई नहीं करते। पर ये जो भगवान वाला कंसेप्ट है ना, लोग भगवान को एक वो अजीब से होता है, टोकरी में रख के वो सब जगह पे उनको ले लेके जा रहे हैं, वो टॉय है। हाउ कैन यू ट्रीट भगवान? आप किसी को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? लोग खुद ही भ्रमित हैं, लोगों को समझ ही नहीं है। मैंने लिटरली अपनी आंखों से देखा है कि वो भगवान के नाम पे वो जल भर के लेके जाती है, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है, दूर दूर खड़ी होती है और ऐसे फेंक के मार रही है। व्हाट इज दिस? आप भगवान है? आप पूजा करते हैं, वो सारा सामान उठा के आप जगह जगह पे फेंक के आ जाते हैं। ये तो मजाक उड़ा रहे हो, आप किसको भ्रमित कर रहे हो? आप करिए, आप थैंक्स गिविंग करिए, आप ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। आपको ये कुदरत ने इतना कुछ करा है, यू शुड थैंक्स, पर उसकी एक प्रॉपर जगह है, एनर्जी आने की जगह है, उसको भी आपको मेंटेन। अगर आपने गलत जगह पे करा तो आप राम राम नहीं बुला रहे, कोई आसपास मरा हुआ राम पक्का आ जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ रिलीजन, हमारे यहाँ हम आइडल वर्शिप नहीं करते घर में, हमारे बच्चे भी बिल्कुल नहीं करते। हाँ, वो हमें जरूर थैंक्स करते हैं। मेरे बच्चे दोनों बाहर हैं, बेटा है छोटा, दोनों बेटियां एवरीडे मॉर्निंग में फोन करके हम दोनों को थैंक्स करती हैं कि पापा मम्मी आप लोगों ने हमें जो जीवन दिया है ना, उसको तो हम कई जन्मों तक गुबार नहीं मान पाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी शुड ट्रीट एंड टीच चिल्ड्रन। आप भगवान ऐसा नहीं ना रखिए, आप आइडल वर्शिप कीजिए, बट ग्रेटिट्यूड की तरह, और उसकी दिशा है प्रॉपर। केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट इज द ओनली प्लेस जहां पे आप अपने आइडल्स को प्लेस करिए, अपने ग्रंथ, अपनी जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, आप जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, आप उसी जगह पे, और कोई दिशा नहीं है। एक्चुअली में साइंटिफिकली देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट इज द प्लेस जो ब्रह्म समय कहते हैं ना, जिसे हम जिस समय सूर्य लगता है वो होता है, उसके बाद वो ईस्ट में आ जाता है। Okay. तो हमारे हमेशा से ब्रह्म समय को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। इसी समय कहा जाता है उठ के आप सारे कर्म कीजिए। तो ये जगह आपकी मोस्ट एनर्जेटिक प्लेस है। यहाँ मैक्सिमम इंफ्रारेड रेस का आगमन होता है। आप लीजिए ना, आप वहां बैठिए, आप नॉर्थ ईस्ट में अपने देवता रखने हैं, जो भी रखने हैं आप कीजिए। फिलहाल तो आपको वैसे कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, आप वहां नॉर्थ ईस्ट में बैठ के आप पढ़ाई कीजिए। आज एजुकेशन, आज नॉलेज की तो जरूरत है, और इतनी नॉलेज है इस दुनिया में, आज इतने साइंस आगे बढ़ चुकी है, आप लीजिए ना। ठीक है, लेकिन मैम वास्तु ग्लोबल की सक्सेस सब देख रहे हैं इस वक्त,
लेकिन उसका एक बड़ा फेज जो सर ने भी बताया कि ऐसी दिक्कतें जो परिवार के एक्सपेरिमेंट के बाद दूर करने की ठानी है सर ने लोगों की। आपके मन में कभी आया है कहाँ किस आदमी के साथ फंस गई, इसने तो हमें फंसा दिया वास्तु के नाम पे? वैसे सच कहूँ तो हाँ, सच ही स्टार्टिंग में कहना तो स्टार्टिंग में तो हम काफी फ्रस्ट्रेट होते थे, हाँ। क्योंकि सर बहुत सटीक रहे हैं। लेकिन जब मैंने सर का जो साइंस फॉलो हमने होते हुए देखा अपनी लाइफ जर्नी में, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। कोई कहेगा ना शादी के बाद मोस्टली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बंगला हो, जेवर हो, पैसा हो। मैं कहती हूँ मैं ना धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, मैं केवल वास्तु चाहूँ। सर ने जो ये ज्ञान दिया है ना, ये बेशकीमती है। ये इन सब चीजों से ऊपर है, सब चला जाता है, लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ये जो सुख दे के जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आई एम ब्लेस्ड विद दिस साइंस। जो उन्होंने मुझे अनमोल ये चीज दिया ना, उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये जो सेक्रीफाइसेस हमने किए होंगे, आई डोंट नो वो सेक्रीफाइस थे। आपको एजुकेशन में हमेशा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। स्कूल में भी आप जब पढ़ाई करते हैं ना, आधी पल्ले ही नहीं पढ़ रही होती है, कई बार ट्यूशन भी लगानी पड़ती है। और अगर आप कोई भी ऐसा साइंस या मैथमेटिक्स पढ़ना हो तो कई बार दिमाग ही घुमा देता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। साइंस, क्योंकि वास्तु इज एब्सोल्यूट साइंस, इट इज फिजिक्स, और फिजिक्स को समझना बच्चों का खेल नहीं है। पर सर से जो मैंने सीखा है ना, और ये मेरे बच्चों ने जो सीखा है, अनमोल है। और हमारे कई क्लाइंट्स ने भी जो सीखा है, और तो इतना फीडबैक देते हैं वो कि अनमोल है। सर एक बात कहते हैं कि किसी की किस्मत में कुछ ना लिखा हो, मेरे पास आ जाए, मैं 6 महीने में उसकी किस्मत बदल दूंगा। और एक ये लाइन ने सोशल मीडिया में आग लगा दी और सर रातों रात सुपरस्टार हो गए। मैम, आपने कोई ऐसा केस अपनी निगाहों से होते हुए देखा है जहां किसी की किस्मत में कुछ नहीं था और सर गए और सर ने भर दी उसकी झोली? आज भगवान की दया से इतनी झोली भरी हुई है, आई एम वेरी हैप्पी। हालांकि अभी भी तसल्ली नहीं है, लालच है ये भर दो और जितनी भरनी है भर दो। नहीं, बहुत बहुत देखे हैं। और मतलब थोड़ी सी हिचक और शर्म सी भी आती है। बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग होते हैं जो सर के और मेरे भी पैर छूते हैं। और एक तो बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेल हिज नेम, बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं। वो तो केवल हमारे घर पे आके अब क्या मतलब शर्म सी भी आती है, ऐसे बताते हैं, लिटरली पैर छूते थे, मतलब सर रख के पैर छूते थे। अब वो एक्सपायर हो गए, बट जो रिस्पेक्ट, और देखिए कोई इतना बड़ा आदमी कोई ऐसी तो नहीं रिस्पेक्ट दे रहा है ना, उसकी अचीवमेंट्स ही बहुत है। अभी सर ने एक ऑफिसर का केस लिया था, तो अब हम दोनों ही जाते हैं, पर सर ऑब्वियसली सर इज द वन हु डज द मेन थिंग। तो उनका हमने वास्तु जब चेंज किया ना, उनका टारगेट था कि मुझे मेडल्स चाहिए, गोल्ड मेडल। मैं और मेरी वाइफ दोनों हम बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, पर हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला कभी। तो हमने करा, तो अब गोल्ड मेडल का बात तो थोड़ी लेट आई। उससे पहले क्या हुआ, कोरोना आ गया। कोरोना आया तो जब सब जाते हैं चेक कराने के लिए, तो वो चेक कराने गए, उनके गले में कैंसर के सिम्टम दिखे। वो इंस्टेंटली उन्होंने अपना ट्रीट कराया, एंड ही केम टू अस, ही सेड सर आपने मुझे बचा लिया। क्योंकि उनका हमने रूम चेंज कराया था, वो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे सोते थे, उनके रूम हमने अलग अलग करवाए, एनर्जीज बैलेंस हुई। तो उनके अंदर जो बीमारी चल रही थी ना, वो इनिशियल स्टेज पे पकड़ी गई और बाहर निकल के आ गई। तो मुझे भी थोड़े गूज बम्स आ जाते हैं ऐसी जब इंसिडेंट्स देखती हूँ मैं। तो ऐसे चमत्कार देखे हैं, मतलब इतना ऊपर राइज करते हुए, और सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी को नीचे आते तो दिखा ही नहीं है ना, सब फर्स्ट सर्च पे। हाँ, मतलब लिटरली ऐसा होता है कि सर एक विजिट कर लीजिए, मैंने ना 3 प्रॉपर्टी और ली है सर, वो प्रॉपर्टी जब दिखा रहे होते तो दिमाग थोड़ा सा हैप्पी, आई रियली फील वेरी हैप्पी अबाउट इट कि इतना जादू है इसका। तो ठीक है, तो सर के 45 साल और मैडम के 3 साल, अब जोड़ लीजिए, आज ये धमाल वास्तु ग्लोबल के इस पॉडकास्ट में हो रहा है। तो आज वास्तु ग्लोबल पे ढेर सारी बातें हो रही हैं और 2 खास मेहमान इस पॉडकास्ट को और शानदार बना रहे हैं। लेकिन डॉक्टर महेश, वास्तु ग्लोबल की हम बात करते हैं और वास्तु ग्लोबल के जरिए हम लोगों तक पहुंचने का एक प्रयास करते हैं इस पॉडकास्ट के जरिए खास तौर पे।
जी। सर आप अकेले चले थे उस मंजिल में, फिर डॉक्टर रश्मि आपके साथ आ गई, फिर वो मंजिल और ज्यादा सुगम हो गई। सारा रिसर्च वही करती हैं। सर आगे की दिशा वास्तु ग्लोबल की कैसे देखते हैं, एजेंडा क्या है अपना? सर एजेंडा तो मेरा एक ये है कि मैं कम से कम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना जाऊं कि ये विद्या जो इसका सही ज्ञान है, जो सही नॉलेज है, वो लोगों तक पहुंचती रहे। तो मेरा टारगेट तो वो है सर। सर इंस्टीट्यूट से पहले जो हर शुक्रवार को हम इंस्टीट्यूट खोले बैठे हैं यहाँ पे, जी ये भी एक बड़ा आप कह सकते हैं माइलस्टोन है। बिल्कुल है। पर जब एक फिजिकली एक बिल्डिंग बन जाएगी, एक इंस्टीट्यूट बन जाएगा, उसके मायने कुछ और होंगे। और छोटा मोटा नहीं सर, मैंने बताया मैं बचपन से ही बहुत बड़ी चीज़ें सोचता हूँ। तो मैं कुछ छोटी मोटी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मैं क्रिएट करूँ कि जिसके अंदर सारी दुनिया से लोग आएँ और वो सीखें। ठीक है। तो सर ये चमत्कार है अपने आप में। मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपने एक चीज़ अप्लाई की नहीं और रिजल्ट आए नहीं। लेकिन डॉक्टर महेश, जब इस राह पे जब आप चल रहे थे, जिसे हम वास्तु कहते हैं, और आप वास्तु के जरिए लोगों के उत्थान की बात करते हैं, कई बार आपकी राह में सपोर्ट करने वाले कम होते हैं और राह अटकाने वाले बहुत होते हैं। बड़ी मुश्किलों का सामना किया मैंने। और दूर तो मत जाइए, हाँ, अपने घर में ही। हाँ, मैं वही जानना चाहता था आपसे। अपने घर में ही। हाँ। मुझे लोग पसंद नहीं करते थे। मुझे लोग नहीं चाहते थे कि मैं इन सब चक्करों में पड़ूं। तो लीक से जो हट के अपना चलते हैं, स्वार्थ जब तक उनका सिद्ध होता है तब तक तो वो साथ रहते हैं। अदरवाइज वो हर आदमी, आपके नियर डियर जितने हैं, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपना स्वार्थ होगा तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज वो आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। तो ये रही है हमारे जीवन में। तो सर लीक से हटके अगर लोग चलते हैं ना तो उन्हें पागल कहते हैं लोग। यस यस यस, आज भी ये हो रहा है ना। आज भी हो रहा है। तो मैंने तो आपको बताया था लेटर और सुनर। आज जो फंडे मैं बता रहा हूँ, जो सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, अल्टीमेटली यूज करने पड़ेंगे। बाय हुक और बाय क्रुक आपको करने पड़ेंगे, अदरवाइज गति नहीं है। क्योंकि मुझे पता है मैंने कैसे कैसे करके इन सिद्धांतों को हासिल किया है। किसी ने नहीं किया सर। कोई नहीं रिसर्च कर सकता, कोई नहीं अपने परिवार को तकलीफ दे सकता, सही बात, कोई नहीं अपने आप को तकलीफ दे सकता। मैंने दी है सर। कुछ अनजाने में और कुछ जाने में मैंने दी है। कई बार हम अनजाने में भी फंसे। एक घर हमने ऐसा लिया जो हम सोच रहे थे बढ़िया है, और वो हमें पता लगा लगभग 1 साल के बाद कि उस घर के अंदर बेसमेंट है। अच्छा। और जब तक पता लगा तब तक हम उसमें फंस चुके थे, उस चक्रव्यूह में। वहाँ से निकलना हमें दूभर हो गया। और कैसे कैसे हम वहाँ से निकले हैं, उस चक्रव्यूह को हमने कैसे तोड़ा है, ये हमें पता है। क्योंकि अगर आपका वास्तु खराब है तो आपको फंसा लेगा, आपको निकलने नहीं देगा। तो इसलिए सर बड़ी दिक्कतों का सामने किया। राह आसान नहीं थी और ना है, आज भी नहीं है। क्योंकि उस पीरियड में जब हम रिसर्च में रहे, जो डैमेजेस मेरे शरीर में या मेरे परिवार के शरीर में आ गए हैं, उनका क्योर नहीं है सर। हम मैनेज तो कर सकते हैं पर प्रॉपर क्योर नहीं होता। आपके भी जीवन में कभी कोई डैमेज हुआ तो आप नोटिस करेंगे उसका क्योर नहीं है। मान लीजिए फाइनेंशियल लॉसेज ही हैं, जो हो गए ना। आप कैसे उस लॉसेस को लेके आएंगे? आप जो डे बाय डे अर्न कर रहे हैं वो तो डिफरेंट चीज़ है ना, वो तो करना ही करना था। तो आप उसको पुराने जो लॉस हुए थे उसको उठा के तो नहीं ला सकते ना कि ये लॉस हुआ था, ये मिल गया मुझे। नहीं मिला सर। इसी तरीके से हमारा शरीर है, इसी तरीके से और सारी चीज़ें हैं जो डैमेजेस हो जाते हैं लाइफ में, वो हो ही जाते हैं। तो सर फाइनेंशियल डेंट जो पड़े उसको तो ओवरकम आप कर रहे हैं, लेकिन जो रिश्तों पे डेंट पड़े, क्या वो ओवरकम हो पाए? कुछ हो गए, कुछ नहीं हुए। चाहते हैं आप करना? नहीं। अब तो सर स्थिति बड़ी डिफरेंट हो गई है। अब तो ना हमें धन चाहिए, ना हमें प्रॉपर्टी चाहिए, ना हमें रिश्ते चाहिए। तो मैंने अपने घर में भी जो अपना ड्राइंग रूम है वो नॉर्थ वेस्ट में बनाया हुआ है, जिससे कि मेरे सामाजिक जो रिलेशनशिप हैं वो डेवलप ना हो सर। एकांत चाहिए। अब नहीं चाहिए कुछ भी। तो अब
सिर्फ ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, नॉलेज नॉलेज और नॉलेज। तो अब तो एक यही ख्वाहिश रह गई है कि हम इसी तरीके से अपने इस जीवन का निर्वाह करें। और मन करता है कहीं एक दूर किसी जंगल में किसी पहाड़ के पास जाके अपना एक निवास बनाएं और अपना बाकी बचा हुआ जीवन एकांत में काटें। अब वो हवस, वो इच्छाएं लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो किसी चीज़ की ऐसी इच्छा नज़र नहीं आती कि मेरे पास बहुत बड़ी कारें हों, एक जमावड़ा हो। मुझे बल्कि बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग, किसी के पास 500 कार, किसी के पास 700 कार, और इतने बंगले, इतनी कोठियाँ, ये क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे, किस लिए? दूसरी तरफ फिर हम सोचते हैं कि अगर ये हवस ना होती, अगर ये हवस ना होती लोगों में, तो ये जो ग्रोथ हो रही है दुनिया की या देश की या समाज की, ये ना होती। अगर आदमी के मन में ये चेष्टा ना हो कि मैं अच्छा जीवन जीऊँ, मुझे कुछ पाने की चेष्टा है, क्यों करेगा? सही बात है। गीता में तो कह दिया बड़े आराम से कि जी आप फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। एक वो कर्म बता दीजिए मुझे जो फल की इच्छा के बिना होता है। सही बात है। एक कर्म बता दीजिए। जब तक आपके मन में इच्छा ही नहीं होगी कुछ पाने की, आप पलंग से नहीं उठेंगे, आप तो लाश बन गए। तो इसलिए सर अब इच्छाएं बड़ी सीमित हो गई हैं। अब तो यही लगता है कि चलो जो हमसे जुड़ा है वो खुशहाल हो, ठीक हो। नहीं तो कभी मुझे लोगों ने ऐसा भी पूछा कि गुप्ता जी हम आपके साथ जुड़े, हम अरबों खरबों में खेल रहे हैं, तो आपको अंदर से ऐसा नहीं होता कि ये आदमी इतने ऊपर उठ गया और मैं आज वहाँ नहीं हूँ? तो मैंने कहा जी नहीं, मैं इससे दूर हूँ तभी आप उठ पाए हो। अगर मैं भी लिप्त होता तो आप ऊपर ना उठ पाते। एक हमारे क्लाइंट हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे को गाड़ी वाड़ी, मैंने बहुत गाड़ियाँ खरीदी। गाड़ी मैंने ऐसे खरीदी जैसे मूंगफली खरीदते हैं। अच्छा। मैंने, आप समझ लीजिए 35-40 लाख की गाड़ी तो मैं ऐसे खरीद लेता था। बात है सन 77, 78, 79। बहुत पैसा था, खरीद लेते थे। तो मेरा एक क्लाइंट मुझे कहता है गुप्ता जी देखो मैं गाड़ी लेके आया हूँ, एक बार आओ अपने चरण डाल दो। वो स्कॉर्पियो कार थी। अच्छा। तो मैंने बड़ी बधाई दी मैंने उसे, मैं बहुत बढ़िया बात है। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, एक राउंड लगवाया। ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, नीचे उतरे, कहता जी एक बार चाबी तो हाथ में ले लो। मैंने चाबी हाथ में ले ली। कहता जी आज से ये गाड़ी आपकी और ये ड्राइवर आपका। अच्छा। ये ड्राइवर मेरी कंपनी के अंदर से सैलरी लेगा और गाड़ी आपके पास रहेगी, ड्राइवर आपकी नौकरी करेगा। तो आज से गाड़ी आपकी है। मैंने कहा भाई तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारा जो सोच है, मैं उसको सलाम करता हूँ, पर मैं बाउंड नहीं होना चाहता। मैं गुलाम नहीं बनना चाहता इस गाड़ी का, मैं गुलाम नहीं बनना चाहता इस ड्राइवर का कि मैं वेट करूँ जी ड्राइवर आएगा, या इस गाड़ी को आज मैंने ठीक करवाने जाना है, आज मेरी सर्विस पे जानी है, आज मैंने ये करना है वो करना है। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, मुझे बख्श दो यार। मैंने जितने दुख जितने त्रास झेले हैं, अब मेरा किसी चीज़ में मन नहीं करता। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा तू मेरी गाड़ी समझ के तो ये समझ ले मेरा बच्चा है, छोटी उम्र के हैं। मैंने कहा मेरा बच्चा है तो अब तू यूज़ करना यार। मैंने कहा आज की डेट में मुझे कोई गुलामी चाहिए नहीं कि मुझे कोई आदमी ये कहे कि जी मेरे 10 रुपए देने हैं, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा और आप ये कर दो वो कर दो। मैं कुछ नहीं करूँगा आज। इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी झंझट में पड़ूँ, किसी समस्या में पड़ूँ, कुछ मेरे को करना पड़े। क्योंकि मेरे पास इतने सारे काम हैं, इतने क्लाइंट हैं, मुझे सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक मैं फ्री नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं इतना ऑक्यूपाई रहता हूँ। तो इसलिए इस सब चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं है मेरे पास कि मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है जी, उसमें कोई पत्थर मार गया, बच्चा कोई कुछ कर गया, मैं उस बवाल को झेलूँ, ये करूँ। नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए भैया।
तो इसलिए आज बिल्कुल हालात बदल चुके हैं, नेचर बदल चुकी है, वो चीज़ रही नहीं, किसी को इच्छा किसी चीज़ की रही नहीं। ठीक है तो मैं कुछ करूँ। सर, पहाड़ वाला घर मिल जाए तो पॉडकास्ट वहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मैम, सर कहते हैं कि देखिए, जो भी हम वास्तु करते हैं उसकी रिसर्च आप करती हैं, तो जब आप रिसर्च करती हैं तो क्या ख्याल रखती हैं आजकल के लोगों का नेचर, या वास्तु की परंपरागत विधाएं, या फिर ये मॉडर्न आर्किटेक्चर, क्या निगाह में रहता है आपका रिसर्च करते वक्त? मुझे वेद और शास्त्र पढ़ने में बहुत मजा आता है, अच्छा। और उनके अंदर जितनी गजब की साइंसेस लिखी हुई हैं वो नॉलेज लेने में, इतना ज्यादा एक्यूरेसी से सारा साइंस को समझाया हुआ है, और वो सटीक है, और वो काम करता है। हम जब बात करते हैं 500 BC की, हमारे यहाँ साइंटिस्ट रहे हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर जी ने संवत्सर स्टार्ट किया था लिखना, और वो आज भी फॉलो होता है, और सूर्य सिद्धांत भी उन्हीं का लिखा हुआ है। उन्होंने एक्लिप्स के ऊपर सटीक गणना की थी कि एग्जैक्टली लूनर और सोलर एक्लिप्स कैसे एक महीने के अंदर ही आपके पड़ते हैं, ठीक है, और कब कब पूर्ण होते हैं, कब कब वो धीरे धीरे कम कम होने शुरू जाते हैं, और कब कब वो फिर पूर्ण होंगे। एक्यूरेट टाइम, डेट और टाइम, ईयर उन्होंने संवत्सर में लिखा। जो वो ये जो साइंस उन्होंने लिखी, सबसे पहले तो चोरी ही यही हुई थी। सूर्य सिद्धांत जो ओरिजिनल लिखा गया था वो चोरी कर लिया गया था। विक्रमादित्य के राजपाट में ये आए थे। इन्होंने चैलेंज किया था कि विक्रमादित्य का जब पुत्र हुआ ना, तो ये पुत्र बचेगा नहीं। अच्छा। अब उन्होंने चैलेंज किया कि ये वराहमिहिर जी ने ये प्रेडिक्शन की थी कि ये बच्चा आपका 5 साल के बाद मर जाएगा, ये बचेगा नहीं। उन्होंने बड़ा सब कुछ साइंटिफिकली अपने घर में सब करा कि नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरा बच्चा बच जाएगा। कहते नहीं, ये भालू मार देगा। वो कहते यहाँ भालू कहाँ से आ गया जहां हम रहते हैं। वो बच्चा उसी दिन, उसी टाइम पीरियड में, उसी दिन, काल जिसे सर कहते हैं ना, काल, उसी टाइम पीरियड में वो बच्चा, एक झंडा उसकी छाती पे आके गिरा और वो मर गया। उन्होंने अपने महल का उन्हें महंत बनाया। तो वराहमिहिर जी के जितनी प्रेडिक्शंस और जितनी उन्होंने वास्तु के ऊपर रिसर्च करके लिखी है, अमेजिंग। तो मैं उस साइंस को पढ़ने में और उन शास्त्रों को पढ़ने में बहुत लाइक करती हूँ, उन सबको पढ़ना। फिर उनको मैं सर की वास्तु से टैली करती हूँ, और बिल्कुल एक्यूरेट है। और वो जो झंडा गिरा था ना जी, उस झंडे के ऊपर भालू की मूर्ति बनी हुई, फोटो बनी हुई। अच्छा, हाँ, मैं पूछने वाला था मैम से, भालू तो आया नहीं। हाँ। तो इतनी सटीक हमारी साइंस रही है। दे वर अमेजिंग साइंटिस्ट। उन्होंने उस जमाने में इतनी इतनी एक्यूरेसी से सारी प्रेडिक्शंस करी और साइंस को समझा, बहुत अच्छा समझाया हुआ है। तो उसी को, वो ज्ञान आज हमारे को, उनकी धरोहर है, जो हमें वो ये समझिए 90% तो काम वो कर गए हैं, हम तो केवल 10% कर रहे हैं। हम तो केवल इन पे रिसर्च करके इनको दोबारा समझते, क्योंकि वो संस्कृत में थे, वो अब हमारी इतनी आम भाषा नहीं रह गई, तो वो समझना थोड़ा सा, उसको ट्रांसलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो वो हम ट्रांसलेट करके उसको समझ के आज हम प्रैक्टिस करते हैं, और ये बिल्कुल काम कर रही है। ठीक है। लेकिन मैम, मैं पिछले कई महीनों से सर के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो कई केसेस मैंने सर से सुने, और सर कहते हैं कि हम किसी क्लाइंट के यहाँ जाते हैं और कह देते हैं भाई कि इस घर में कोई मर गया या मरने वाला है। सर कह देते हैं इस घर में किसी को कैंसर है। सर कहते हैं कि इस कमरे से बच्चे का कमरा बदल दो, नहीं तो पागल हो जाएगा। जब आप साथ में जाती हैं और इस डेयरिंग तरीके से सर बोलते हैं, कभी एम्बैरेस नहीं होती आपकी? इतनी हिम्मत कहाँ से ले आते हैं? सामने वाला कैसे रिएक्ट कर दे? नहीं सर, ये तो मैं भी कर देती हूँ। मैं हम, क्योंकि ये तो साइंस है प्योर। हमारे शास्त्रों में इसका टेक्निक, इसकी मैथमेटिक्स पूरी समझाई हुई है। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। हमारे यहाँ प्रॉपर बताया गया है कि हमारे यहाँ हर राशि को 4 भाग में बांटा गया है। ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 तरीके की डिविजन्स की गई हैं। और हमारे यहाँ जो 4 मेन मुख्य दिशाएं होती हैं, उनके हिसाब से हमें बताया जाता है। जो हमारी ब्राह्मणी राशि होती है,
वो हमारी नॉर्थ से शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा इस तरीके से हमारे को समझाया गया है। अब उसकी कैरेक्टराइजेशन की गई है। जब हम इस कैरेक्टर की राशि वाला घर देखते हैं तो वो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर ये हादसे हो सकते हैं या ये टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं। ओके। एक डायरेक्शन ऐसी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो आप क्लाइंट्स भी हैं, जो लोग, जो व्यूअर्स हैं, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपका घर साउथ ईस्ट फेसिंग है, पर्टिकुलरली एक अभी बताऊंगी एग्जांपल, साउथ ईस्ट फेसिंग है, उसमें 99% चांसेस होते हैं कि आपके यहाँ डॉक्टर क्रिएट होगा। इधर वो डॉक्टरेट तक जाएगा या वो डॉक्टर बनने की कोशिश करेगा, वो उस राह पे जरूर जाएगा। वो अलग बात है कि आपने अंदर का वास्तु कुछ गड़बड़ाया हुआ है, जो उसको कुछ ना कुछ अड़चने आ रही है, नहीं तो वो जरूर एंट्रेंस जरूर उसकी देने की इच्छा रखेगा। इतनी सटीक साइंस हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखी, आप पढ़िए ना, हिल जाएंगे। लेकिन मैम साइंस के साथ आजकल तो मैं वो देखता हूँ, टेप, स्ट्रिप, लाल टेप लगा दो, पीली टेप लगा दो, ये कितने मतलब आप exist करोड़ों का करते हैं? खर्चा करके वहां पर टेपे लगा दो, महल बनाइए और टेपे लगाइए। अब ये तो जब हमारे को चोट लग जाती है तब भी हम टेप लगानी पड़ जाती है, अब क्या करें। वहां तक तो मैंने सुना था। ये वाली रिसर्च की है आपने टेप वाली? जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि हम जब क्लाइंट्स के जाते हैं और वहाँ फ्रेश होने टॉयलेट जाते हैं, वहाँ टेप देखते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये हलाल हो चुका कुछ है। तो गड़बड़ है। वो जरूरत ही नहीं है प्रॉपर। आप अब हमारे, मैंने बताया ना, मेरी बेटी को हमने वहाँ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठा दिया था। बेटी क्या, मतलब मेरे तो तीनों बच्चे टचवुड अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, और वो क्या भी, हमारे पास तो हजारों बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और वो केवल आज जब वो फोन करके वो हमसे क्या पूछना होता है, टाइम। क्योंकि आप एक बार अपनी जब सेटिंग कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको टाइम फॉलो करना होता है। हम राशि के हिसाब से उनका टाइम निकाल लेते हैं। वो केवल ये पूछते हैं कि अब पेपर देने जाना है, कितने बजे घर से निकले। अब अगर आपका पेपर खराब समय पे है ना, तो हम सर उसको ये बता दिए जाते, सर मैं जैसे डिस्कस करती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ कि भी कितने बजे उसको बोलूं, तो वो बता दिया जाता है कि एक बारी अच्छे समय पे आप घर से बाहर चक्कर काट के आ जाओ। अच्छा। क्योंकि वो पेपर को तो नहीं टाइमिंग बदल सकते ना, सही बात है। अगर उस वो सेटिंग तो एग्जामिनर ने की है, सो बच्चों की सक्सेस रेट 99% अचीव होती है। ये तो है, यू कैन नॉट डिनाई साइंसेस। अब साइंस फॉलो कीजिए ना, ये तो टेप तो आई मीन समथिंग कॉमेडी। ठीक है, लेकिन मैम दूसरा एस्पेक्ट जो मैं सर से भी समझ रहा था, वास्तु को सीखने के प्रोसेस में जब रिश्तों ने साथ छोड़ दिया, तो महिलाएं कई बार रिश्तों को नहीं छोड़ पाती हैं, पुरुष तो फिर भी छोड़ देते हैं। तो आपने कभी नहीं कहा सर से कि नहीं, रिश्ते भी बहुत जरूरी है, वास्तु होता रहेगा? सर ये तो अपना अपना नजरिया है। रिश्तों से साथ कौन छोड़ता है, सब रिश्तेदार अपने हैं। एक क्या होता है, अब हमारा एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो गया, बिकॉज हमारा घर एक वास्तु कंपाइल घर है। तो हमारे यहाँ लोग ना केवल ये देखने आते हैं कि इन्होंने वास्तु के साथ अपने घर में क्या क्या कर रखा है। वो थोड़ी सी प्रिवेसी डिस्टर्ब होने का ड्रामा हो जाता है, दैट इज इट। एंड सेकेंडली बिकॉज एक बहुत बड़ा टारगेट है अब हमारे पास, इतना स्टूडेंट क्राउड आ रहा है हमारे पास। अब जब स्टूडेंट क्राउड को हमने एजुकेट करना, तो वी हैव टू राइट नोट्स, वी हैव टू राइट बुक्स। और हमारी जो बुक की ऑथेंटिसिटी है वो बहुत डिफरेंट है, हमारे पेटेंट्स बहुत डिफरेंट है। आई मीन समहाउ अब, क्योंकि अब हम पॉडकास्ट पाने लगे, तो कई कंट्रोवर्शियल लोग हैं जो कई वीडियोस बना रहे हैं, तो उनको देख के तो मेरा दिमाग ही घूम जाता है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस वास्तु दे आर टीचिंग। दे डोंट हैव नॉलेज की भाषा, हम साइंस यूज ही क्यों कर रहे हैं। आप कहीं भी कुछ बोल दीजिए, कैसे बोल रहे हैं, कुछ रीजन तो बताइए। अब एक तो बहुत ज्यादा पॉपुलर कर रखा है कि साउथ वेस्ट में तिजोरी रख दीजिए, बाय, वो मनी गेनिंग की जगह होती है। हु विल डिसाइड इट? यू नो व्हाट, एक बहुत जबरदस्त साइंस है। आप अपना मैग्नेट लगाते हैं, मैग्नेट कौन सी डायरेक्शन दिखाता है? रेड नीडल नॉर्थ। ओके ओके, नाउ व्हाई इट इज शोइंग नॉर्थ? दैट मींस देयर इज समथिंग साउथ ऑपोजिट टू इट। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। अगर आपका वो नॉर्थ होगा तो वो तो रिपेल कर जाएगा ना, सो दैट मींस देयर इज समथिंग साउथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन से पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है?
वो अर्थ की साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ओके नो व्हाट डू यू थिंक, जब वो नीडल आपका नॉर्थ है तो इसका मतलब वो तो अर्थ का साउथ है। नो एग्जैक्टली आपने जब घर के अंदर वो डायरेक्शंस बनाई जो ट्रेडिशनली नॉर्थ यहाँ है ऊपर और साउथ नीचे है, तो वो तो इसका मतलब उल्टा है। वो नॉर्थ आपके घर का नॉर्थ नहीं है, वो आपके घर का साउथ है, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द अर्थ का साउथ। नाउ हु विल डिसाइड कि साउथ वेस्ट कहाँ है? एग्री। सो दीज आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस वी फेस। इसीलिए हम पब्लिक डीलिंग अपने घर के ऊपर प्रिवेसी, और एक सर की एक बहुत सटीक बात है कि घर एक मंदिर जिसको कहते हैं ना, हमारी एक प्राइवेट प्लेस है। उसमें इस सर का आपने बहुत सुना होगा, घर का वास्तु और ऑफिशियल वास्तु अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑफिशियल जगह पे हमें क्राउड चाहिए, फुटफॉल चाहिए, हमें पब्लिक क्राउड चाहिए। घर पे हमें नहीं चाहिए, हमें घर पे प्रिवेसी चाहिए, सही बात है, शांति चाहिए, और हमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन का मौका चाहिए। ठीक है। तो सर मुझे समझ आ गया कि एनर्जी कहाँ से आ रही है सर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो वास्तु एक्सपर्ट आपस में टकरा जाएं। नहीं होता है कई बार। हाँ तो मैं इनको बोलता हूँ कि जब तक मुझे तुम समझाओगे नहीं ना, मुझे समझ नहीं आएगी। मुझे ये सब रटी हुई चीज़ें या लिखी हुई चीज़ें मुझे इतनी समझ नहीं आएंगी। मुझे समझाओ ये कैसे, क्यों। फिर ये और काम करती हैं उसके ऊपर, और काम करती हैं। तो जब तक वो क्यों क्लियर नहीं हो जाता ना जी, तब तक हम उसको नहीं समझते। होती है कंट्रोवर्सी यहाँ पे हमारी आपस में, तो फिर उसके ऊपर और रिसर्च करती हैं। तो मेरे इनका काम ये है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास है हमारा शास्त्र, और एक हमारे पास है पूरी दुनिया। हाँ पूरी दुनिया का साइंस। तो मैम दोनों के ऊपर फोकस करती हैं, और कि अगर ये पूरी दुनिया के अंदर जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी बनाई, क्यों बनाई, उसका हमारे शास्त्रों से कोई लेना देना है या नहीं है। अगर है तो क्यों है और कैसे है। तो ये चीज़ जो ये सटीकता हमें चाहिए ना, वो ये मैडम डेवलप करती हैं। और आज तभी हम बोल्डली किसी भी चीज़ को, गलत सामने वाले को लगे या गलत हमें लगे, हम बोलने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि हम इसके ऊपर इतनी गहन रिसर्च करते हैं कि ऐसा क्यों। कुछ थ्योरीज हैं जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो हमारे वास्तु में हर जगह काम करती है। आपकी और मेरे मैडम की और मेरे, जो भी लोग हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे को कैसे रिलेट कर रहे हैं। अब ये हमारे शास्त्रों में तो बहुत पुरानी लिखी हुई थी, पर वो इसको नाम नहीं दिया गया था। हमारा काम करने का ढंग बड़ा डिफरेंट रहा। हमारी नॉलेज बहुत थी, सब कुछ था हमारे पास, हम उसको ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, आम आदमी तक पहुंचाने की क्षमता उसमें नहीं रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास? लैंग्वेज, वो संस्कृत में थी, और संस्कृत एक टाइम पे आकर लुप्त हो गई। अब लोगों के पास कुछ नहीं रहा, कैसे समझे इन शास्त्रों को। जो फॉरेनर्स थे वो हमारे शास्त्र यहाँ से ले गए। आज भी न्यूजीलैंड के अंदर हमारे बड़े सारे शास्त्र पढ़े हैं, जिनको पढ़ने के लिए यहाँ से आचार्य न्यूजीलैंड जाते हैं, उनका अनुवाद करके उनको इंग्लिश में दे के आते हैं। ओके। वो इतने कॉन्शियस होते हैं हमारे विज्ञान के लिए, किसी साइंस के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए, और तब तक उसको जो है अप्लाई नहीं करते जब तक उसको समझ ना लें। हम में और उनमें ये फ़र्क है। ओके। और हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ 2 किताब उठा के आदमी पढ़ता है और वो वास्तु कंसल्टेंट का टैग लगा लेता है। ठीक है। तो हमारे पीछे भी आज मेरा इतने वर्षों में सोशल मीडिया पे आना और ये सब करना, इसके पीछे भी यही रहा कि मैं बार बार करता रहा, नहीं यार अभी और छुपा हुआ कुछ है, और छुपा हुआ कुछ है। क्योंकि मैं एक दरवाज़ा खोलता था, 10 और बंद मिलते थे। उनको 10 को खोलता था, 20 और बंद मिलते थे। तो मेरी जो रिसर्च थी, मेरी जो नॉलेज थी, वो कहीं रुक रही नहीं थी कि मैं कहूँ कि हाँ आज मैं परिपक्व हो गया हूँ, मैं स्टॉप हो गया हूँ। आज भी कई चीज़ों पे ऐसे गहन अध्ययन की ज़रूरत है हमें कि हम उसकी डेप्थ में पहुँचें। ठीक बात हम उसे जाने क्या है, और ये कभी ख़त्म नहीं होगी।
ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आज दुनिया बढ़ रही है आगे, और दुनिया जब बढ़ रही है इसका फैलाव हो रहा है, तो हर चीज़ का फैलाव हो रहा है। उसके हिसाब से वास्तु के पैरामीटर बदल रहे हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। जब आप ये कहें कि वास्तु का किस दिन एंड हो जाएगा, इसके नियम ख़त्म हो जाएंगे या रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे, ठीक है, ये चलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। ठीक है। तो मैम पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में है, और सर से मैं बहुत पैसों की बात करता हूँ, सर कहते भी हमेशा पैसों की बातें करता रहता है। मैम, सर ने मटके भरवाए, घड़े भरवाए, नोट पे परफ्यूम लगवाया, लेकिन आज आप आई हैं, पैसे की कोई ऐसी टिप दीजिए कि मेरे व्यूवर्स माला माल हो जाए, मैं भी हो जाऊँ। एक हम बहुत सटीक उपाय करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में प्योर आपने नॉर्थ ईस्ट की डिग्री। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट क्या है कि आपको ये हमारे यहाँ शास्त्रों में जो समझाया गया है कि केवल 2 दिन ऐसे होते हैं पूरे साल में, अच्छा, जिस समय आप अपने घर का नॉर्थ निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि सूर्य 3 महीने नॉर्थ में चला जाता है, फिर ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, ठीक है, तो हम उस अपना नॉर्थ फिक्स नहीं कर पाते। नॉर्थ पूरा 45 डिग्री तक स्विंग कर जाता है, 47 रदर। अब आपने अगर और अप्रोक्सीमेटली 21 मार्च के आसपास अपने घर का नॉर्थ सेट किया है, तो उससे 45 डिग्री पे आपका नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, सर तो नॉर्थ बताते हैं क्योंकि अब ये थोड़ा स्विंग रहता है इस समय, ऑलमोस्ट अब आप एक्यूरेसी से ढूंढ सकते हैं, सितंबर में भी आ जाता है नॉर्थ, आपको मिल जाएगा। तो आपने एग्जैक्ट उस नॉर्थ ईस्ट अपने घर का निकाल के वहाँ एक छोटी तिजोरी लीजिए। अच्छा, तिजोरी में आपने हल्दी की गांठ रखनी है, 7 हल्दी की गांठ रखी है, और उसमें एक चांदी का सिक्का जरूर रखिए, लक्ष्मी गणेश जी बने हो, और उसमें आपने कॉइन्स रखने हैं। देखिए नोटों को ना एनर्जी नहीं समझती, थोड़ा पेपर है, तो कॉइन्स रखेंगे तो वो एनर्जी उस पे रिएक्शन देगी। ये आपने नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर रखना है, इट इज फेसिंग इनसाइड द हाउस। पक्का आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक, तो मटके तो खाली हो गए थे, मैं बाजार से तिजोरियां भी खाली हो गई। नहीं, मटके में अपनी इंपॉर्टेंस है। मटका को कि थोड़ा सा सिक्योरिटी वाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना, तो आई मीन एनीबडी कोई भी हाथ साफ कर ले उसमें से, तो पैसे मल्टीपल होंगे। तो लॉकर में ये होता है कि वो सेफ रहता है थोड़ा सा। आज की डेट में सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। मटका को कि पंचतत्व है उसमें, मटके में मिट्टी का तो अपने आप में एक महत्वता है बहुत जबरदस्त। अगर आप वो मेंटेन कर सकते हैं, गुल्लक टाइप मेंटेन कर सकते हैं। वो तो भर गए मैम, उसके बाद करना है। नहीं, भरते रहे। पैसा तो कभी भी कम पड़ता ही नहीं है, जितना आ जाए वही अच्छा है। ठीक है मैम, तो पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैम को आज लाके हमें कृतार्थ किया, और ये आप करते रहेंगे हमको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आपको थैंक यू बोलूंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रॉमिस सबके सामने, आप पॉडकास्ट में आएंगी। जवाब हाँ में ही चाहिए। हाँ जी, जरूर आऊंगी। ठीक है मैम, थैंक यू सो वेरी मच। आप आई सर, आप आए। पॉडकास्ट के बाद ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारी बातें आप नज़दीक से समझे होंगे, और जो वास्तु हम आपको समझाते हैं या बताते हैं सर, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये समझने की कोशिश, ये मुलाकातें, ये बातें यूं ही चलती रहेंगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।